तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, बिहार बोर्ड ने इंटरनेट पर आधारित मॉडल पेपर जो है ना वह जारी कर दिया है। और मॉडल पेपर 2022 का जो कि 10th क्लास के लिए साइंस सब्जेक्ट का मैं आप लोगों को इस वीडियो में केमिस्ट्री का जो भी लघु उत्तरीय प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे बहुत ही शानदार तरीका से। क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को आप अगर मिस कर दिए तो समझ जाइए कि आपने केमिस्ट्री को मिस कर दिया दोस्तों। इसलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। और इससे पहले मैंने दोस्तों फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन है ना, फिजिक्स के लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मैंने बता दिया है। आप अगर देखे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं फिजिक्स का लिंक दे दूंगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। और एक सबसे बहुत बड़ी बात ये दोस्तों कि मैंने साइंस का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने केवल 9 पार्ट अभी तक बता रखा है, 9 पार्ट, और उसमें मैं 12 पार्ट तक आप लोगों को बताऊंगा। यदि वो क्रैश कोर्स आप देख लेते हैं तो जितने भी क्वेश्चन आपके सेंटअप एग्जाम में एग्जाम आइडिया क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और जो इस बार मॉडल सेट में जो बिहार बोर्ड ने मॉडल सेट को जारी किया है उसमें जितने भी क्वेश्चन है ना सारे उस सीरीज में इंक्लूड है दोस्तों। तो क्रैश कोर्स करने से आपको बहुत फायदा होगा। जो 18 फरवरी 2022 को एग्जाम होने वाले हैं ना, उसमें आपको बहुत काम आएगा। तो उसका लिंक ने मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, उसको जा करके जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों एक और बात, यदि आपको पीडीएफ चाहिए क्रैश कोर्स के सभी सब्जेक्ट का, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक होगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। और जो वीडियो मैं पढ़ा रहा हूं ना इस वीडियो में, इसका भी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके क्या करिएगा, कमेंट में आप बताइए कि मुझे पीडीएफ चाहिए और अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ दीजिएगा कमेंट में। आपको तुरंत 2 घंटे के अंदर, 2 घंटा नहीं 2 मिनट के अंदर आपके व्हाट्सएप पर इसका पीडीएफ भेज दिया जाएगा। तो देरी किस बात की, चलिए इस वीडियो को शानदार तरीका से शुरुआत करते हैं दोस्तों। मॉडल पेपर 2022 10th क्लास के लिए जो कि इंटरनेट पर आधारित मॉडल पेपर है, लघु उत्तरीय प्रश्न मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इस रसायन शास्त्र के, इस वीडियो में रसायन शास्त्र के जो भी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। केमिस्ट्री का देखिए यह पहला क्वेश्चन है जो कि पूरे साइंस का 11 नंबर क्वेश्चन ये है, वन संपदाओं पर आधारित किन्हीं 2 उद्योगों का नाम बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग आंसर लिखेंगे, वन संपदाओं पर आधारित किन्हीं 2 उद्योगों का नाम। यानी कि पहला आपका ये हो गया दोस्तों, पहला हो गया कागज उद्योग और दूसरा हो गया कत्था उद्योग। मतलब समझे, वन संपदाओं पर, वन का मतलब होता है दोस्तों जो उसमें वन में जो भी आपके पदार्थ पाए जाते हैं, लकड़ी का, जलावन का, उससे आपको क्या क्या मिलता है, उस वन से, उस जंगल से आपको क्या क्या मिलता है, और किस संपदाओं पर आधारित किन्हीं 2 उद्योगों का नाम बताना है आपको वन के बारे में। तो देखिए मैंने आपको कागज उद्योग और कथिया उद्योग तो बता दिया, ये 2 उद्योग कह रहा था इसलिए मैंने 2 उद्योग का ही नाम लिखा, स्टार बना के मैंने लिख दिया है। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, दिया सलाई उद्योग और लकड़ी चीरने का उद्योग भी आप कर सकते हैं, क्योंकि लकड़ी भी जो है वन में, जंगल में मिलते हैं। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऐसे लिख देंगे, आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। 12 नंबर क्वेश्चन जो कि साइंस में है और केमिस्ट्री का दूसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताएं। दोस्तों इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बता रखा है, आप यूट्यूब में जाइएगा, सर्च करिएगा इलेक्ट्रॉन बिंदु बाय सूरज सर या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाय सूरज सर, तो मेरा वीडियो मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा, अच्छे ढंग से देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ हम आपको बताने वाले हैं, जैसे आपको इंटरनेट पर आधारित मॉडल पेपर में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में पूछा गया है, जिसमें H2S का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप कैसे बनाएंगे। तो पहले समझिए, आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा। आप दोस्तों ये देखिए, मैंने हाइड्रोजन का लाल बिंदु से यहाँ पे दिया है, इसका मतलब हाइड्रोजन का जो है ना अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो मैंने 2 हाइड्रोजन लिया और हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रख दिया। अब यहाँ बच जाता है आपका सल्फर, ठीक है। तो सल्फर होता है S1632, यानी कि परमाणु संख्या 16 होता है। उसके अंतिम कक्षा में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो उसके अंतिम कक्षा में जो है ना आपको केवल और केवल 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं, 2 और 2 4, 5 और 1 6, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने आता है तो अच्छी बात है, उसमें अगर नहीं बनाने आता है तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, या फिर आप यूट्यूब के सर्च में जाइएगा, लिखेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाय सूरज सर, मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना तो आपको आना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको इंटरनेट पर आधारित मॉडल पेपर में नहीं दिया है तो आपको नहीं आना चाहिए।
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में पूछा जा रहा है, मैंने बता दिया। इस तरह से आप बनाएंगे दोस्तों। सभी तत्व जैसे एस है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जितने भी तत्व हैं अभी तक सभी तत्व चाहते हैं कि हमारे अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो एस का गिनिए कितना इलेक्ट्रॉन हुआ। जैसे एस है 2 2 4 5 6 और ये भी ले लिया तो 7 और ये भी ले लिया तो 8, यानी कि एस को जो है ना पूरी तरह से इस बॉक्स के अंदर में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। और बाकी हीलियम ही एक ऐसा तत्व है जो केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहता है कि हमारे अंतिम कक्षा में हो। तो देखिए एच हाइड्रोजन का यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन बना दिया, एक हाइड्रोजन का था और एक सल्फर से ले लिया, आदान प्रदान कर लिया। इस तरह से हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गया इस बॉक्स के अंदर। इसी तरह से यहाँ भी देखिए हाइड्रोजन को मैंने घेर दिया तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब उसके बाद दोस्तों दूसरा पूछा गया है बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर में, दूसरा सवाल है कि F2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, F2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखिए क्या होगा। इसके भी अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन की तरह यह कार्य करता है। जैसे 2 2 4 2 6 और ये एक 7, ये इसका है दोस्तों, ये वाला एफ का है, इस एफ का है। और इसका भी देखिए 2 2 4 2 6 और ये इस एफ का ये है, यानी 7 इलेक्ट्रॉन है। और सभी तत्व चाहते हैं हमारे अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो देखिए यहाँ मैंने घेरा लगा दिया है, एक जो है इससे ले लिया और ये वाला एक इससे ले लिया। ये एफ इस एफ से एक इलेक्ट्रॉन लेता है और ये एफ भी इस एफ से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना अष्टक पूरा लेता है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा लेता है अपने अंतिम कक्षा में। तो दोनों आदान प्रदान कर रहा है एक एक इलेक्ट्रॉन का, इसलिए इस बॉक्स के अंदर में एक एक इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, यानी कि 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन बराबर 1 बॉन्ड होता है दोस्तों। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना देंगे तो आपके क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन और केमिस्ट्री का तीसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित होने वाली पदार्थों की पहचान कीजिए। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी कन्फ्यूजन है, लेकिन मैंने आपके कन्फ्यूजन को दूर कर दिया है दोस्तों। देखिए उपचयन पहले समझ लीजिए, कहते किसको है उपचयन। उपचयन को हम लोग ऑक्सीकरण भी कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण। और अपचयित अभिक्रिया को या अपचयित अभिक्रिया को हम लोग अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी अब उपचयित किसे कहते हैं वो समझिए, जिसमें ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन हटे, जिसमें ऑक्सीजन जुड़े, यानी देखिए इस सोडियम, ये सोडियम यहाँ पे अकेला है, तो इस सोडियम के साथ इस अभिक्रिया के बाद जब हम प्रतिफल में जाते हैं तो इसके साथ इस सोडियम के साथ ऑक्सीजन आ गया, यानी सोडियम में ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ऑक्सीजन का जुड़ना आपका उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। इसलिए ये अभिक्रिया ये जो रासायनिक समीकरण है, कौन सी अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है। क्यों है, क्योंकि यहाँ मैंने लिखा है चूंकि सोडियम के साथ ऑक्सीजन क्या कर रहा है, तो जुड़ रहा है, इसलिए ये उपचयित अभिक्रिया है, यानी कि उपचयन अभिक्रिया है। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। फिर से समझिए, उपचयित अभिक्रिया यानी उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, उसे हम लोग उपचयित अभिक्रिया कहते हैं। और इसी का ठीक उल्टा होगा अपचयित अभिक्रिया। चलिए आगे दिखाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ दिया गया है, आपको इस दूसरा समीकरण में बताया गया है कि ये समीकरण जो है, इस समीकरण में उपचयन है या अपचयन है, आपको ये बताना है। तो देखिए मैंने आपको अभी बताया, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है उसको उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। नहीं आता है तो लिख लीजिएगा। और जिसमें ऑक्सीजन हटता है और हाइड्रोजन जुड़ता है उसको अवकरण या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये दूसरा जो समीकरण दिया गया है ना, तो देखिए Cu के साथ ऑक्सीजन है, जब H2 से अभिक्रिया करा दिया जाता है तो देखिए Cu से ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन हटा ना कॉपर से, Cu से देखिए इसमें Cu में ऑक्सीजन है और इसमें ऑक्सीजन हट गया, यानी ऑक्सीजन का हटना अपचयन अभिक्रिया कहलाता है या फिर अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक लिख दिया कि इसके बीच में जो अभिक्रिया हो रहा है वो कौन सी अभिक्रिया है, तो अपचयन अभिक्रिया है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ देखिए समीकरण के बाएं साइड में हाइड्रोजन अकेला है, जब दाहिने साइड में जाता है तो उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है, यानी ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ रहा है हाइड्रोजन के साथ, इसलिए ये उपचयन अभिक्रिया है। मैंने पूरा डिटेल्स में यहाँ लिख भी दिया है। देखिए चूंकि Cu से ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन हट रहा है Cu से, इसलिए अपचयन अभिक्रिया है, इसलिए
ये जो अभिक्रिया है वो क्या है, अपचयन अभिक्रिया है दोस्तों। और दूसरा में क्या है, तथा दूसरा में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। देखिए हाइड्रोजन के साथ इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसीलिए ये उपचयन अभिक्रिया है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो थोड़ा सा बैक करिए और फिर इसको समझिए, पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों केमिस्ट्री का चौथा नंबर क्वेश्चन है और पूरे साइंस का यह 14 नंबर क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न में। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, सोदाहरण समझाए। अवक्षेपण अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, अभी ही आपको याद रख लेना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें प्रतिफल विलयन से, जिसमें प्रतिफल विलयन से ठोस पदार्थ के रूप में अलग हो जाते हैं। पृथक माने अलग हो जाते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाते हैं या अवक्षेपण कहलाते हैं। जैसे NaCl प्लस AgNO3 जब सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करता है तो उस स्थिति में सिल्वर नाइट्रेट जो है ना, ये मान लीजिए एक तरल पदार्थ है, जलीय पदार्थ है। जब सोडियम क्लोराइड जलीय पदार्थ से अभिक्रिया करता है तो एक सफ़ेद अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, यानी ठोस के रूप में प्राप्त होता है, जिसे सिल्वर क्लोराइड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और सोडियम नाइट्रेट अलग हो जाता है, यानी इसके साथ क्लोरीन था तो उसमें क्लोरीन हट जाता है, नाइट्रेट आ जाता है। ठीक है, यानी अलग हो जाता है, वही कहता है पृथक हो जाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिनमें प्रतिफल विलयन से ठोस पदार्थ के रूप में पृथक हो जाते हैं। ये AgCl क्या है, तो ठोस पदार्थ है। ये अभिक्रिया क्या करते हैं, अलग हो जाता है इस अभिक्रिया से, इसलिए अवक्षेपण कहलाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से आप लिखेंगे तो आपका जो 14 नंबर क्वेश्चन है साइंस का, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है केमिस्ट्री का और साइंस का 15 नंबर क्वेश्चन है, एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि यहाँ पे अब इससे हम अवक्षेपण अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, तो ये नहीं होगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया को नहीं कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए समझते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो वैसी अभिक्रिया जिनमें किसी अणु में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, अवक्षेपण को नहीं। ठीक है, देखिए दोस्तों उदाहरण से समझिए एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें एक अणु, यानी ये जो अणु है ना, ये अणु किसी परमाणु या परमाणु के समूह को दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर देते हैं। देखिए CuSO4 है, जब इस अभिक्रिया से इस यौगिक से जब ये अणु अभिक्रिया करता है, इससे ये अभिक्रिया करता है, तो देख लीजिए बदले में क्या होता है, Fe क्या करता है, Fe जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए कॉपर को हटा देता है, कहता हट इधर, और अपने आकर के बैठ जाता है। देख रहे हैं ना, SO4 के साथ खुद आकर बैठ गया और कॉपर को हटा दिया, कहता है तुम जाओ उधर, तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो यही है आपका एकल विस्थापन अभिक्रिया। कुछ इस तरह से आप लिखेंगे तो आपका एकल विस्थापन अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इतना बड़ा देख करके घबराइए नहीं, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है और क्यों भरी होती है, ये आपको बताना है। तो समझिए, चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। एक चीज़ तो क्लियर हो गया, चिप्स की थैली में कौन सा गैस भरा होता है, तो नाइट्रोजन गैस भरा होता है। क्यों भरा होता है, तो समझिए, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो होता है ना, वह भरने की एक खास वजह भी है। नाइट्रोजन गैस रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस होती है। ये गैस निष्क्रिय होती है, जबकि ऑक्सीजन गैस बहुत जल्द किसी दूसरे अणु से अभिक्रिया करती है और वह जल्द खराब हो जाती है। इसलिए चिप्स में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। आपको समझ में नहीं आया होगा, अब समझिए। नाइट्रोजन गैस को चिप्स के अंदर इसलिए भरा जाता है ताकि वह देखने में थोड़ा सा बड़ा भी लगे। जब आप चिप्स खरीदने जाते हैं तो थोड़ा सा बड़ा लगता है, जबकि उसमें खाने वाला वस्तु जो होता है, जो खाने वाला चीज़ होता है, वो कम होता है। उसमें नाइट्रोजन गैस भरा होता है, इसलिए वो लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हम लोग नाइट्रोजन गैस उसमें इसलिए भरा जाता है ताकि उसमें जो खाने वाला पदार्थ है वो खराब ना हो, वो सही से रहे, जैसा था वैसा ही रहे। नाइट्रोजन गैस रंगहीन होता है, उसका गंधहीन, उसका कोई रंग नहीं होता, उसका कोई गंध नहीं होता और स्वाद भी उसका कुछ नहीं होता, स्वादहीन होता है, ताकि आप
को जो उस चिप्स के अंदर, उस पैकेट के अंदर में जो रखा हुआ है उसमें चिप्स में किसी भी प्रकार का कोई रुकावट ना आए, उसको स्वच्छ बनाए रखने के लिए ही नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। अगर उसकी जगह ऑक्सीजन गैस को रखा जाए तो वह बहुत जल्द क्या होगा, वह दूसरे से जो चीज़ है उसमें उससे अभिक्रिया करके उसको खराब कर देगा, गला देगा, सड़ा देगा, वो खराब हो जाएगा, खाने योग्य नहीं रहेगा। इसलिए ऑक्सीजन गैस को उसके अंदर नहीं भरा जाता। ऑक्सीजन को निकाल करके उस पन्नी से, उस थैली से, उस पैकेट से निकाल करके उस चिप्स के अंदर जो है नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, ताकि वह हमेशा स्वच्छ बना रहे, ताज़ा बना रहे और खाने में अच्छा लगे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। यह केमिस्ट्री का 7वां नंबर क्वेश्चन है। विरंजक चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक नाम, सूत्र एवं उपयोग लिखे। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा, शुष्क बूझे हुए चूने को 40 डिग्री सेल्सियस पर लंबे समय तक CO2 गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। यानी शुष्क बूझा हुआ जो चूना है उसको 40 डिग्री सेल्सियस पर अगर गर्म करेंगे, बहुत देर तक गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर देंगे तो विरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कैसे? तो देखिए, ये है आपका शुष्क बूझा हुआ चूना। जब उसके साथ हम कैल्शियम क्लोराइड का अभिक्रिया कराते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होता है। इस तरह से आप समीकरण लिखेंगे तो विरंजक चूर्ण आपका कंप्लीट हो जाएगा। और विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम है वह है कैल्शियम, इसी को कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? देखिए पूछा गया रासायनिक नाम, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है और इसका जो सूत्र है ना वह है CaOCl2। CaOCl2 है इसका रासायनिक नाम। ठीक है दोस्तों, अब इसका उपयोग भी पूछता है कि उपयोग को लिखिए। विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या है? तो देखिए यहाँ पे मैंने उपयोग लिखा है, बताया है। उपयोग, विरंजक चूर्ण का उपयोग कागज और कपड़ों को विरंजित करने में किया जाता है। दूसरा है कीटाणुनाशक के रूप में विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। तीसरा है क्लोरोफॉर्म के उत्पादन में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है। तो कुछ इस तरह से आप विरंजक चूर्ण के बारे में लिखेंगे तो आपकी क्वेश्चन का आंसर बहुत ही शानदार तरीका से हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, उसके बाद मैं आप लोगों को दीर्घोत्तरीय प्रश्न के बारे में बताऊंगा। अब यहाँ दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन है, लघुत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है कि निस्तापन और जारन में अंतर स्पष्ट करें। जारन को भर्जन भी कहा जाता है, क्या अंतर है? इस तरह से क्वेश्चन है। तो पहले आप निस्तापन के बारे में समझिए। अयस्क को उसके द्रवनांक से कम तापक्रम पर तीव्रता से गर्म करने की क्रिया, जिससे उड़नशील अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती है और ऑक्सी लवण ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे हम लोग निस्तापन कहते हैं, निस्तापन कहलाते हैं। अब कहेंगे निस्तापन इतना बड़ा, क्योंकि किसी किसी किताब में छोटा सा दिया है, तो समझिए उससे आपको ज़्यादा इसमें समझ में आएगा। ये बड़ा जरूर है लेकिन समझ में पूरी तरह से आएगा। मैं आपको समझाता हूँ, समझिए। कोई भी अयस्क है ना, उस अयस्क को द्रव्यनांक, जितना उसका द्रव्यनांक है उससे कम ताप पर ही तीव्रता से गर्म करना है। ठीक है, गर्म करने के बाद उससे अशुद्धियाँ जो होता है ना वह बाहर निकल जाता है और उसमें जो ऑक्सी लवण होते हैं उस अयस्क में वह ऑक्साइड में बदल जाते हैं, यानी ऑक्साइड बना देते हैं, उसे हम लोग निस्तापन कहते हैं। एक बार फिर समझिए, जो भी आपका अयस्क है उसके द्रव्यनांक से कम ताप पर, यानी उसका जो क्षमता है ना उससे कम ताप पर उसको तीव्रता से गर्म करेंगे, लंबे समय तक गर्म करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? तीव्रता से गर्म करेंगे और गर्म करते करते आप उसमें जो अशुद्धियाँ है वह बाहर निकल जाएगा, उड़नशील हो जाएगा और जो आप में उसका ऑक्सी लवण बचेगा वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा, ऑक्साइड में बदल जाएगा, उसे हम लोग निस्तापन कहेंगे। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या क्या बन जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती है। ठीक है, ये था आपका निस्तापन। उसके बाद जारन, ये जैसे लिखना बहुत जरूरी है दोस्तों, नहीं तो आपके नंबर कट सकते हैं। जारन क्या हुआ? जारन को ही भर्जन बोलते हैं। तो अयस्क को वायु की नियंत्रित आपूर्ति में उसके द्रव्यनांक से कम ताप पर तीव्रता से गर्म करने की क्रिया जारन कहलाती है। लेकिन कहता क्या है इसमें? उसमें वायु नहीं था, इसमें वायु की नियंत्रित आपूर्ति, यानी वायु कंट्रोल में रहना चाहिए जितना उसको चाहिए, और उसके द्रव्यनांक से कम ताप पर तीव्रता से गर्म करने की क्रिया जारन कहलाती है। जैसे ZNS को ऑक्सीजन के साथ वायु की उपस्थिति में अगर हम गर्म करेंगे तीव्रता से, ठीक है, क्या करेंगे? उसके द्रव्यनांक से कम ताप पर तीव्रता से गर्म करेंगे तो जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है और SO2 निकल जाता है। इस एरो का मतलब
वह उस अभिक्रिया से निकल रहा है। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को जो है ना केमिस्ट्री के 8 क्वेश्चन का डिस्कशन किया, लघु उत्तरीय प्रश्न का, फिजिक्स का भी मैंने डिस्कशन कर लिया है। अब मैं बायोलॉजी का आपका वीडियो कल आ जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, उस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर चाहिए, डिटेल्स में आंसर चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक वीडियो मैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे लाऊंगा जिसमें कि दोस्तों मॉडल पेपर का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का जो है ना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एक ही वीडियो में आपको बना करके दे दूंगा, जिससे आपको आसानी लगे, आसान लगे। और दोस्तों अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मैंने मॉडल पेपर के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो पहले ही बना दिया था। अगर आप देखें तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको जा करके जरूर देख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि हम जब भी वीडियो को अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लगातार हमारी वीडियो आ रही है साइंस के क्रैश कोर्स में, और मैथ का भी क्रैश कोर्स दोस्तों बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, ताकि आप लोगों को मैथ में भी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके। और किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।